जय हिंद दोस्तों, RSGS रिसर्च सेंटर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत के सभी राज्यों का गठन तथा राज्यों की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर यह भी देखेंगे कि कोई भी राज्य क्यों बनता है, कब बनता है और किस परिस्थिति में बनता है, अर्थात ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि किसी राज्य का गठन किया जाता है, उसके पीछे के संपूर्ण कारण तथा ऐतिहासिक परिस्थिति के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही धरा आयोग, जेबीपी कमेटी, फजल अली आयोग, आंध्र प्रदेश ही भारत का पहला राज्य क्यों बना, पोट्टी श्री रामल्लू कौन थे, मुंबई पहले था तो महाराष्ट्र और गुजरात अस्तित्व में कैसे आए, मद्रास था तो तमिलनाडु कैसे बना, और विभिन्न प्रकार के सभी राज्यों की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से अपन अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें। तो आइए सबसे पहले भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हैं। 1947 में देश के आजाद होने के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग प्रमुख रूप से 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुई थी, जिसे कांग्रेस कमेटी द्वारा क्षेत्रीय कमेटी के भाषाई आधार पर गठन की बात कही गई थी। यहीं से ये बात उपजी और इसके बाद 1947 में देश की आजादी के बाद देश के नवीन राज्यों का गठन, चूंकि आजादी से पहले भी देश में विभिन्न राज्य थे, जैसे मुंबई था, जम्मू कश्मीर था और बरार क्षेत्र था, विभिन्न राज्य थे, लेकिन ये अंग्रेजों ने उनके प्रशासनिक दृष्टि से इसका गठन किया था और भारतीयों के लिए एक नवीन परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, अर्थात पिछड़ों का विकास, गरीबी कल्याण, इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी भी राज्य का गठन किया जाना था। भाषाई आधार पर जब राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेजी से बढ़ी तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जो तब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा धरा आयोग का गठन किया। धरा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग पूर्णतः अस्वीकार कर दी, क्योंकि यह द्वितीय विभाजन की स्थिति होती, अर्थात भाषाई आधार पर देश पृथक हो जाता। चूंकि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग अभी खत्म नहीं हुई थी, तो इस पे जेबीपी कमेटी इसकी गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने भी इसकी जब जांच करी तो इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया। जब ये मांग ठुकरा दी गई तो आंध्र प्रदेश, जो कि पहले ये तमिलनाडु पूरा क्षेत्र, ये मद्रास क्षेत्र था, यहां पे तमिल बोली जाती थी और यहां पे तेलुगु बोली जाती थी। तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी राज्य में पोट्टी श्री रामल्लू के नेतृत्व में अब एक उग्र आंदोलन हुआ, जिसमें पोट्टी श्री रामल्लू 58 दिन के अमरण अनशन किया और इनकी मृत्यु हो गई। और 1952 में इनकी मृत्यु के बाद आंदोलन बहुत ज्यादा तेजी से फैलने लगा। तो उसके 3 दिन बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश नामक राज्य के गठन की घोषणा कर दी, जो कि तेलुगु भाषी था। लेकिन इसमें शर्त ये रखी थी, जो मद्रास है अर्थात जो चेन्नई है, उसको आंध्र प्रदेश में शामिल नहीं किया जाएगा। तो भाषाई आधार पर देश का पहला गठित राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953। जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो विभिन्न भारतीय राज्यों को भी इस चीज के बारे में प्रोत्साहन मिला कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो इसके बाद तत्कालीन फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसमें हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पणिक्कर 2 सदस्य थे। इन तीनों का कांग्रेस से दूर दूर तक किसी प्रकार का लेना देना नहीं था। अब अपन अध्ययन करते हैं फजल अली रिपोर्ट। फजल अली रिपोर्ट में भी राज्यों के पुनर्गठन की मांग भाषाई आधार पर पूर्णतः नहीं स्वीकार करते हुए आंशिक रूप से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करी गई तथा इसके साथ ही फजल अली आयोग द्वारा 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन का प्रस्ताव दिया गया, जो कि तत्कालीन सरकार ने कुछ संशोधन के साथ अर्थात 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इसको स्वीकार कर लिया गया।
1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की घोषणा करी गई। इस तरीके से ये राज्य अस्तित्व में आए। इनमें प्रमुख राज्य था सबसे पहले ऊपर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यूपी, असम, पोस्ट करके मैं पूरा लिख देता हूं। इस तरीके से 14 राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मद्रास और केरल, मुंबई और मद्रास, महाराष्ट्र। इस समय हरियाणा राज्य और इन तरीके के राज्यों का गठन नहीं हुआ था। इसमें पूरी तरीके से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को नहीं स्वीकार की गई थी। तो इस तरीके से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में एक तो अंडमान निकोबार जो कि वर्तमान में भी है, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा मणिपुर और त्रिपुरा, इनको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और दिल्ली। इसके बाद एक प्रमुख राज्य जो कि था हिमाचल प्रदेश, इसे भी पहाड़ी राज्य होने के कारण इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके बाद फिर वही स्थिति उत्पन्न होने लगी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ, क्योंकि पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी और हरियाणा क्षेत्र में हरियाणी भाषा बोली जाती थी, और यहाँ पर मुंबई में उत्तर की साइड गुजरात वाले क्षेत्र में गुजराती और यहाँ पर मराठी भाषा बोली जाती थी। एमपी में यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती थी, एमपी के पूर्वी क्षेत्र में, तथा यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसके बाद स्थिति फिर पुनः वही उत्पन्न हो गई, और यहाँ पर उत्तराखंड राज्य जो कि जहाँ पर पहाड़ी भाषा बोली जाती थी, धीरे धीरे ये स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो 1960 में बंबई राज्य का विभाजन किया गया 1960 में, तथा 2 राज्य का अस्तित्व में आया, गुजरात और महाराष्ट्र। इस प्रकार कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 15, यानी कि भारत का 15वां राज्य कौन सा बना? गुजरात या महाराष्ट्र। ठीक है। इसके बाद 2 राज्य थे, मिजोरम तथा नागालैंड को अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इससे पहले असम में ही शामिल था, लेकिन उसे अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 1963 में नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 16वां राज्य कौन सा बना? नागालैंड। इसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था, तो फाइनली केंद्र सरकार यह निर्णय पर पहुंची कि धीरे धीरे करके सभी राज्यों का विभाजन कर दिया जाएगा। फिर 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर पंजाब तथा हरियाणा बने। हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना, और इसी के साथ 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। असम के गारो, खासी और जैंतिया क्षेत्र में नवीन राज्य मेघालय का गठन किया गया, तथा मणिपुर और त्रिपुरा को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया, अर्थात एक केंद्र शासित प्रदेश से राज्य हो गए। गारो, खासी, जैंतिया क्षेत्र में मेघालय तथा मणिपुर और त्रिपुरा को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार राज्यों की कुल संख्या हो गई 21। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 22वें राज्य के रूप में सिक्किम का गठन हुआ। सिक्किम में चोंग्यान राजवंश का शासन था, तथा भारत की प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी ने द्वारा यहां पर जनमत संग्रह करवाया, तथा 1974 में से अर्ध राज्य तथा 1975 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, तथा वहां पर विधान परिषद का गठन भी कर दिया गया। वर्तमान में यहां पर कुल 36 विधानसभा सीटों की संख्या है। यहीं के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। आजादी के बाद कुछ ऐसे क्षेत्र शेष रह गए थे जिन पे फ्रांस और पुर्तगाल का शासन था। फ्रांस के शासन के प्रमुख क्षेत्र में थे पुदुचेरी,
चंद्रनगर, माहे, यमन, कारिकल के क्षेत्र। और पुर्तगाल के क्षेत्र में था गोवा, दमनदीप, ये क्षेत्र पुर्तगाल के क्षेत्र में थे। तो जो फ्रांस के क्षेत्र में जो क्षेत्र था, इसे 1954 में भारत तथा फ्रांस के प्रतिनिधियों द्वारा संधि पत्र पर हस्ताक्षर के साथ ही भारतीय संघ में मिला लिया गया। लेकिन 1962 में ही इसे फ्रांस की संसद से स्वीकृति मिली। फ्रांस की संसद से पुदुचेरी को भारतीय संघ में मिलाने की स्वीकृति 1962 में मिली, लेकिन इन्हें 1954 में संधि द्वारा भारत में संघ में शामिल कर लिया गया था। दमनदीप का क्षेत्र भी पुर्तगाल द्वारा भारत को समर्पित कर दिया गया था, लेकिन गोवा जो राज्य था, इसको पुर्तगाल द्वारा भारत को नहीं दिया जा रहा था। तो गोवा राज्य के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया, जो कि 1961 में लॉन्च किया था, और भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक सैन्य कार्रवाई करी तथा गोवा को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इसके साथ ही गोवा भारत का 25वां राज्य बना। अब भारत में वर्तमान परिस्थिति में कुल राज्यों की संख्या 25, तत्कालीन परिस्थितियों में राज्यों की संख्या 25 हो चुकी थी। इसके बाद कुछ ऐसे फिर भी क्षेत्र रह गए थे जिनका विभाजन आवश्यक हो गया था। जैसे मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन इसका ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका नक्सल प्रभावित इलाका था तथा अति पिछड़ा क्षेत्र था। संसाधन की दृष्टि से यहाँ पर बहुत संसाधन थे, लेकिन विकास पश्चिमी भाग का हो रहा था। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी बहुत विस्तृत क्षेत्रफल हो जाने के कारण उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता था, उत्तरांचल, यहाँ का विकास भी सीमित मात्रा में हो रहा था। बिहार जो कि एक पिछड़ा राज्य था, लेकिन अत्यधिक बड़ा हो जाने के कारण इसके भी प्रशासनिक दृष्टि से देखभाल नहीं हो पा रही थी। तो बात उठी कि मध्य प्रदेश के आदिवासी तथा छत्तीसगढ़ी भाषा क्षेत्र, बिहार के आदिवासी क्षेत्र झारखंड तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाए तथा नवीन राज्यों की स्थापना की जाए। तो नवीन राज्यों के रूप में 3 नए राज्य, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उत्तरांचल या उत्तराखंड का गठन होता है, जो कि 1 नवंबर, 7 नवंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर तथा 27 नवंबर को इनका सन 2000 में इनका गठन होता है। छत्तीसगढ़, इसका झारखंड का 27 तथा उत्तराखंड का 9 नवंबर को इनका गठन होता है। इस प्रकार 3 राज्यों का गठन होता है और भारत में राज्यों की संख्या 28 हो जाती है। इसके पीछे का प्रमुख कारण था छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी, झारखंडी क्षेत्र में जो कि आदिवासी क्षेत्र था, और उत्तराखंड क्षेत्र जो कि पहाड़ी क्षेत्र था, इनका गठन होता है। इसके बाद एक नवीन राज्य तेलंगाना के गठन की मांग तेजी से आती है। तेलंगाना जो कि भाषाई आधार पर गठन नहीं हुआ था, लेकिन यह प्रशासनिक दृष्टि से आंध्र प्रदेश जो कि एक बड़ा राज्य था, इसलिए इसका विभाजन किया गया। और आंध्र प्रदेश के विभाजन के साथ ही नवीन राज्य तेलंगाना 1 जून 2014 को अस्तित्व में आए तथा 10 वर्षों के लिए, यानी कि 2024 तक के लिए आंध्र तथा तेलंगाना दोनों की राजधानी हैदराबाद को रखा गया तथा इसके बाद 10 साल के बाद आंध्र प्रदेश जो कि हैदराबाद जो कि तेलंगाना में आ रहा है, आंध्र प्रदेश ने नवीन राजधानी अमरावती के रूप में स्वीकृति दी तथा अमरावती का विकास किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाई जा रही हैं, एक व्यावसायिक राजधानी, एक प्रशासनिक राजधानी और एक कार्यपालिका राजधानी, जो कि एक अच्छी पहल है। आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री हैं। सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री अभी तक आंध्र प्रदेश में ही हुए हैं, जो कि
मुस्लिम समुदाय और सभी जाति समुदाय के हितों को साधने के लिए इनका गठन किया गया। इसके बाद अब अपन आ जाते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो कि 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी जो कि वर्तमान गृह मंत्री, इनके द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत तथा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तथा वहां से पास हो गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख नामक 2 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्यों में विभक्त किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली और पुडुचेरी जैसी व्यवस्था होगी तथा लद्दाख के लिए चंडीगढ़ तथा अन्य अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में व्यवस्था होगी। समय आने पर जम्मू कश्मीर में चुनाव किए जाएंगे, जबकि लद्दाख के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बाद भारत में राज्यों की संख्या तेलंगाना के गठन के साथ 29 हुई थी, जो कि पुनः 28 हो गई और 7 केंद्र शासित प्रदेश की जगह 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 9 केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी। जब ये 8 और दादर नगर हवेली और दमनदीप, ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो दादर नगर हवेली और दमनदीप की आप लोकेशन देखोगे तो यहां पर दादर नगर हवेली और यहां पर ये दमनदीप है, तो इनके बीच की दूरी बहुत अत्यधिक कम है और प्रशासनिक दृष्टि से विभिन्न प्रकार की निर्माण कार्य परियोजनाओं के लिए अलग अलग स्वीकृति लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसी के तहत गृह राज्य मंत्री के द्वारा दादर नगर एवं दमनदीप पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पारित लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जिससे दिसंबर 2019 में कानून का रूप दे दिया गया। इसके तहत दादर नगर हवेली तथा दमनदीप दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इस प्रकार वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। तो अब अगले वीडियो में भारत के विभिन्न राज्यों के साथ यानी चीन, पाकिस्तान के साथ युद्ध तथा बांग्लादेश का उदय के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।